हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जिसमें आप अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर कॉल्स की फैसिलिटी। उसके साथ ही साथ हमारे सारे के सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड है जिस हिसाब से यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है और जो पैटर्न है उसी के हिसाब से सारे कोर्स डिजाइन किए गए हैं, जिससे अल्टीमेटली आपको इंटरव्यू में भी हेल्प मिलेगी। उसके साथ लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस की फैसिलिटी है और अनलिमिटेड एक्सेस है। मतलब एक बार अगर आप नवीन वन कोड यूज करके अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ अनअकैडमी पे यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराने वाले जितने भी एडुकेटर्स हैं, इंडिया के टॉप 100 एडुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आप लाइव क्लासेस देख सकते हो, अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हो। उसके साथ ही अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज इसको कीजिए, क्योंकि स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस आपको लर्निंग ऐप पे ही देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड यूजर्स उसको गूगल प्ले से और एप्पल के यूजर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम नवीन तंवर है। यूपीएससी के फील्ड में 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूँ। ज्योग्राफी से मैंने मास्टर्स किया और ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट एंड जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, unacademy_नवीन तंवर। और अगर आप unacademy.com पे मेरे कोर्सेज देखना चाहते हैं, स्पेशल क्लासेस प्लस क्लासेस, तो unacademy.com पे जाके नवीन तंवर के नाम से मेरी प्रोफाइल को सर्च कीजिए और मेरे कोर्सेज आप देख सकते हो। मेरे साथ साथ अनअकैडमी पे आपको इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। सारे का सारा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किया गया है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का आपके पास ऑप्शन है, जिसमें साल भर की फीस है 49,500, 2 ईयर की फीस है 72,000 और 3 ईयर की फीस है 90,000। और अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन वन को यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आइकॉनिक। आइकॉनिक 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के ऑप्शन पे अवेलेबल है। 1 ईयर की फीस 69,500 है, 2 ईयर की है 1,07,000 और 3 ईयर की है 1,41,000। अगेन अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन वन को यूज करेंगे तो मेरी मेंटरशिप के साथ साथ आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके साथ ही अगर आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 मंथ से लेके 3 ईयर का ऑप्शन अवेलेबल है। साल भर की फीस 27,500, 2 साल की 40,000 और 3 साल की 50,000 है। अगेन मेरे रेफरल कोड नवीन वन से आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो कुल मिला के बात ये हुई, अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए और नवीन सर की मेंटरशिप चाहिए तो आपको रेफरल कोड नवीन वन को अप्लाई करना ही होगा। उसके साथ ही आप अनअकैडमी पे मेरा प्लस कोर्स नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि ये देख सकते हैं। ये जनरल स्टडीज पेपर 4 है यूपीएससी मेंस का। आज का सेशन फिर से जैसे कि आप जानते हो हमारा करंट अफेयर का सेशन है, जिसमें हम डेली न्यूज एनालिसिस, डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज और टॉपिक ऑफ द डे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 नवंबर का करंट अफेयर है स्टूडेंट। ये देखिए, पहली जो न्यूज है आज के द हिंदू की है और ये जाएगी आपके जनरल स्टडीज पेपर 3 में। ओके, ये सिक्योरिटी का मुद्दा है। ओके, उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने क्या किया है, यूएसए से उसके 2 ड्रोन को लीज पे लिया है। ओके, तो ये क्या पूरी खबर है, क्या ड्रोन से रिलेटेड, देखो ड्रोन को लेके इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज है, जो भी 2020 के ड्राफ्ट नियम आए हैं, सारे आज हम डिस्कस कर देंगे ताकि ड्रोन वाला टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए आज हमारा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रोन होते क्या है। आपने देखा होगा छोटी सी डिवाइस होती है, रोबोटिक डिवाइस, जो इंसान उसको हैंडल करता है और ये आपकी हवा में उड़ते हैं। तो बहुत सारे काम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल डिफेंस में किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल प्लानिंग में किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल डिजास्टर में किया जा सकता है। मल्टीपल यूज है ड्रोन्स के आपके। ओके, तो बात करते हैं जो खबर है MQ-9B गार्जियन। तो जो अमेरिका से हमने जो 2 ड्रोन लीज पे लिए हैं उनका नाम है MQ-9B गार्जियन।
तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लीज पर 2 MQ-9B सी गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन्स को अधिग्रहित किया है। ये साल भर के लिए लीज पे लिया है और इसका जो इस्तेमाल प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में और ऑपरेशन में, मतलब जो इसकी प्लानिंग होगी, एग्जीक्यूशन होगा और जो भी जहां इसका इस्तेमाल किया जाएगा वो कौन करेगी? इंडियन नेवी करेगी स्टूडेंट्स। और ये संभव कैसे हुआ? आप लीज पे, मतलब नॉर्मली तो आप क्या करोगे, या तो खरीदोगे या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे या सामने वाले के साथ मिलके बनाओगे। इस बार जो प्रोविजन है हमारा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले भी बताया था, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है आपका 2020, उसमें ये प्रावधान किया कि उसमें हम लीजिंग का भी प्रोविजन है उसमें। ओके, तो ये लीज पे लिया है हमने, साल भर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वापस दे देंगे और साल भर का जितना खर्चा होगा वो पे कर देंगे। तो MQ-9B जो सी गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन है, याद रखना अनआर्म्ड है, ये किसी तरह के हथियारों से लैस नहीं होगा। तो ये बेसिकली अमेरिका का ही दूसरा MQ-9 UAV, एक वहां का जो मतलब समुद्री संस्करण था। मतलब UAVs के बहुत सारे काम हो सकते हैं स्टूडेंट। तो जो अमेरिका का ही एक जो मैरीटाइम वर्जन का जो UAV था, उसी का ही ये एक दूसरा संशोधित रूप है। ओके, तो MQ-9 UAV का ये कौन सा मैरीटाइम वर्जन है जो 40 घंटे तक उड़ सकता है और 40,000 फीट की ऊंचाई तक भी ये उड़ सकता है। अब जानते हैं ड्रोन होता क्या है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए और हमारे मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ड्रोन। ड्रोन एक प्रकार का फ्लाइंग रोबोट होता है, उड़ने वाला रोबोट है जिसे मनुष्य द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इस ड्रोन को ही मानव रहित विमान कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई इंसान तो बैठता नहीं। जमीन से बैठ के इंसान इसको रिमोट से कंट्रोल करता है, रिमोट डिवाइस से कंट्रोल करता है। तो इनको अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी बोलते हैं, UAV, याद रखना। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, बिना इंसान के हवा में उड़ने वाला एक विमान है ये। और इसको नागर विमानन जो हमारा महानिदेशालय है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, उसने बताया कि बेसिकली, मतलब ये भारत सरकार का एक जो निदेशालय है, कि 5 प्रकार के ड्रोन होते हैं, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो ये याद रखना फिर से, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये ड्रोन्स के टाइप है इंडिया में। मतलब बेसिकली इंडिया में नहीं, अगर हम ड्रोन्स को क्लासिफाइड करें तो 5 कैटेगरी है। पहला, अब नैनो ड्रोन देखते हैं क्या होते हैं। तो जो नैनो ड्रोन है, ऐसे ड्रोन जिनका वजन 250 ग्राम तक का होता है, उनको नैनो बोलते हैं। माइक्रो कौन से होते हैं? जिनका 250 ग्राम से अधिक लेकिन 2 केजी से कम, उनको माइक्रो। स्मॉल किसको बोलते हैं? 2 केजी से ज्यादा लेकिन 25 केजी से कम, इनको बोलेंगे हम स्मॉल। मीडियम किसको बोलेंगे? 25 केजी से ज्यादा लेकिन 150 केजी से कम। और लार्ज ड्रोन किसको बोलेंगे? 150 केजी से ज्यादा जिसका वजन हो, वो होता है लार्ज ड्रोन। देखिए अब ड्रोन की पॉलिसी क्या है? ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट कि जिसका मन आया आएगा, ड्रोन को उड़ाएगा और ले जाएगा जब जिसको चाहे। याद रखना, आप जो शादी ब्याहों में जिन ड्रोन्स को देख रहे हो स्टूडेंट, इतना आसान नहीं होता, आपको परमिशन लेनी होती है। ड्रोन्स को उड़ाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। सिर्फ जो 250 ग्राम से कम, मतलब जो नैनो ड्रोन है, नैनो ड्रोन को आप उड़ा सकते हो, लेकिन उसमें भी कोई पे लोड नहीं होगा। पूरी कहानी क्या है देखते हैं, चलो। ये देखो, ये ड्रोन पॉलिसी क्या है भारत। तो 1 दिसंबर 2018 को पूरे भारत में ड्रोन पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इस नीति में बोला गया कि कृषि, स्वास्थ्य, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में ड्रोन का कमर्शियल इस्तेमाल 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हो गया था। याद रखना, कृषि में, स्वास्थ्य में, आपदा राहत में। लेकिन खाद्य सामग्री सहित अन्य वस्तुओं की सप्लाई के लिए इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। जो हमारी ड्रोन नीति है 1 दिसंबर 2018 की, उसमें हमने ये बोल दिया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और डिजास्टर में रेस्क्यू के टाइम पे हम इसको, या रिलीफ के टाइम पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन जो हमारे फूड आइटम्स है उनकी डिलीवरी के लिए इसको अभी परमिशन नहीं थी। अगर आपको याद हो, बीच में ऐसी बातें हुई थी जब कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, तब आपको पता चला हो दिल्ली में बात की गई थी ड्रोन से स्क्रीनिंग कराई जाएगी। लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी ड्रोन से। कैसे होता मैं आपको बता देता हूँ, लगभग क्या उसमें प्लानिंग थी सरकार की। जैसे ये ड्रोन है आपका, ये आपका ड्रोन है, समझने की कोशिश करना। इस ड्रोन के अंदर क्या किया, आपने यहाँ पे थर्मल स्कैनर लगा दिया। ये थर्मल स्कैनर लगा दिया और रिमोटली, क्योंकि आपको कोविड-19 में तो एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो ये ड्रोन हर गेट के सामने जाएगा। ओके, वहां पे इसकी एक साउंड आएगी या बता दिया जाएगा पूरे मोहल्ले वालों को कि आपकी स्क्रीनिंग के लिए ड्रोन आपके गेट पे आने वाला है। ओके, तो जैसे ही गेट पे गया, फैमिली के मेंबर इस ड्रोन के सामने आए और ये ड्रोन क्या करेगा, थर्मल स्कैनिंग करके आपके, क्योंकि फोरहेड का वो स्कैनिंग करते हैं, उससे पता चल जाएगा कि आपको फीवर है या नहीं। इस तरह की बातें चल रही थी, लेकिन ये हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन बात यही थी। तो ये इस तरह से भी आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ में आया ना आपको? थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना, जो दिल्ली सरकार की प्लानिंग थी थर्मल स्कैनिंग कराएंगे ड्रोन से, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, हो नहीं पाई, टेक्निकल इश्यूज है उसके साथ बहुत सारे। अब जब ड्रोन को उड़ाया जाता है तो उसके जोन निर्धारित किए गए हैं कि किस तरह के 4 जोन बताए गए हैं। रेड जोन, जहां किसी भी ड्रोन को उड़ाया ही नहीं जा सकता। ये किसमें है? जो आपकी ड्रोन पॉलिसी है 2018 उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। दूसरा है येलो जोन, नियंत्रित हवाई क्षेत्र, मतलब उड़ा सकते हो लेकिन उड़ाने से पहले आपको परमिशन लेनी होगी। फिर है ग्रीन जोन, अनियंत्रित, वहां पे आप इनको उड़ा सकते हो। चौथा है नो नो ड्रोन जोन, कुछ ऐसी जगह है जहां पे ड्रोन को लेके जाया ही नहीं जा सकता। तो रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन एंड नो ड्रोन जोन, ये 4 जोन बताए थे आपके ड्रोन पॉलिसी 2018 में। फिर 2020 में जो आपका नागर विमानन मंत्रालय है, उसने 2020 में कुछ नए नियम को अधिसूचित किया, किनके लिए? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए, ड्रोन्स के लिए। तो ये जो नियम है, ये मानव रहित विमान प्रणालियों और ड्रोन के उत्पादन, आयात, व्यापार, स्वामित्व और संचालन को रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं। 2020 के नए ड्राफ्ट आपके नोटिफिकेशन आया है, ध्यान रखना। हालांकि पॉलिसी है 20 में दोबारा से हमने कुछ नए ड्राफ्ट को लेके आए। ये व्यवसायियों द्वारा उनके उपयोग के लिए एक रूपरेखा भी निर्धारित करते हैं। मतलब अगर आप कमर्शियल यूज में ड्रोन्स को ले रहे हो तो उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, समझ गए ना? ड्रोन एक रोबोट है, इसका खतरनाक तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आपको याद हो, मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मारा गया था बगदाद एयरपोर्ट पे। हमला किससे किया गया था, आप बताओ? आपको याद होगा, वो ड्रोन से ही अटैक किया गया था, ड्रोन से मारा गया था। तो फिर जो ड्राफ्ट नियम है 2020 के, वो क्या कहते हैं कि इस ड्रोन को कौन बेच सकता है? तो सरकार जिन संस्थाओं को इसके लिए ऑथराइज्ड करेगी, सिर्फ वहीं से इनको बेचा जा सकता है, पहली बात। दूसरी, इनको ऑपरेट कौन कर सकता है, इनको संचालित कौन कर सकता है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा अधिकृत संस्थाएं। तो ये महानिदेशालय का अंदर जो डायरेक्टर बैठता है, उस वो जिन जिन इंस्टीट्यूशंस को इसके लिए अधिकृत करेगा, ऑथराइज करेगा, वही। अब उसके लिए क्या करना होगा? इन्हें उड़ाने के लिए परमिट भी ऑनलाइन ही मांगना पड़ता है और उड़ान के बाद एक लोग साझा करना होता है। देखो क्या है, आपने उड़ाने के लिए परमिशन तो ले ली, ऑनलाइन परमिशन मिल गई, लेकिन जब आपने उड़ाया तो उसका जो एक लॉग है, वो लॉग आपको शेयर करना पड़ेगा बॉडी के साथ। फिर एप्लीकेबिलिटी, किन किन ड्रोन पे लागू होगा, माइक्रो पे, स्मॉल पे, मीडियम पे, लार्ज पे, किस पे? तो ये मानदंड सभी ड्रोन पर लागू होते हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर इसमें अपवाद किसको है, देखो अपवाद किसको छूट प्राप्त है, मैंने बताया था 250 ग्राम या उससे कम वजन वाले नैनो ड्रोन को बिना पायलट लाइसेंस के संचालित किया जा सकता है, ये नैनो वाले। फिर इंश्योरेंस का भी प्रोविजन है कि भारत में कोई भी अगर ड्रोन प्रणाली
तब तक संचालित नहीं होगी जब तक कि दुर्घटना के कारण उत्पन्न देयता को कवर करने के लिए वैध तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसी मौजूद नहीं है। याद रखना, आपने ड्रोन उड़ा दिया भाई, चलो आपने देखा 250 ग्राम से ये तो 150 किलो तक के होते हैं। अब कभी कोई मिस हैपनिंग होगी, ये हवा में उड़ रहा है, आप नीचे घर पे बैठ के अपने आंगन में बैठ के खाना खा रहे हो, पता लगा आपके सर पे ही आके गिर गया, वो फेलियर हो गए, ठीक है, तो आपकी तो लाइफ को थ्रेट हो गया ना। तो इसीलिए इसमें इंश्योरेंस का भी प्रोविजन है कि जब तक ऑपरेट नहीं करोगे, जब तक कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का इसमें प्रोविजन नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इंश्योरेंस का भी इसमें प्रोविजन है इस पॉलिसी में। फिर जो मंत्रालय ने अपने नियम है उसमें बोला, नियम संख्या जो 36 और 38 है उसमें साफ साफ बोला गया कि जो महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किए बिना कोई भी मानव रहित विमान, कोई भी पेलोड, पेलोड का मतलब अपने साथ, जब तक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसको परमिशन नहीं देगा, उसके साथ कोई भी पेलोड को आप लेके नहीं चल सकते ड्रोन के साथ। और निर्दिष्ट किए जाने के अलावा न तो किसी व्यक्ति को अनमैन्ड एरियल जो सिस्टम है उससे गिराया या प्रक्षेपित किया जा सकता, ठीक है, रिपीट हो गया, ये बात ध्यान रखना। तो हर चीज की परमिशन कौन देगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन नियम नंबर 36 और 38 के तहत कोई पेलोड नहीं जाएगा जब तक परमिशन नहीं देगा। कौन? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। फिर कौन इसके लिए एलिजिबल है ड्रोन के लिए? तो ड्रोन के मालिक और इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति की आयु, याद रखना, कौन ड्रोन को यूज कर सकता है? आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए, जो ड्रोन का मालिक है और जो उसको इस्तेमाल कर रहा है। और अगर बात है कंपनियों के मामले में, अगर कोई कंपनी इस्तेमाल कर रही है, कोई सर्वे कर रही है, किसी और पर्पज में यूज कर रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि उनके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में होना चाहिए। भाई एक कोई विदेशी कंपनी है अमेरिका की, अब उनका ऑफिस ही नहीं है इंडिया में, लेकिन वो सर्वे कर रही है, तो नहीं भाई, आपका व्यवसाय का मुख्य जो स्थान है वो इंडिया में होगा, और अध्यक्ष और कम से कम 2/3 निदेशक, उसका जो चेयरमैन होगा और 2/3 जो उसके डायरेक्टर होंगे वो इंडियन सिटीजन होने जरूरी है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा ड्रोन संचालित करने वाले व्यवसायों को भारतीय नागरिकों द्वारा पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जब आप अगर इंडिया में ड्रोन्स को यूज कर रहे हो, तो अगर कोई कंपनी कर रही है तो उसका चेयरमैन इंडियन होना चाहिए, उस कंपनी के 2/3 डायरेक्टर्स है वो भी इंडियंस ही होने चाहिए, क्योंकि मामला काफी सेफ्टी, सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए भी मुद्दे हैं इसमें। ओके, फिर इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ी? असली मुद्दा आया कि नियम की आवश्यकता क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ड्रोन का जो इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। कमर्शियल यूज में, सिक्योरिटी में, कानून और व्यवस्था में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, सर्विलांस में इसका उपयोग किया जा सकता है। और जनशक्ति की आवश्यकता और लागत में इसमें कमी आती है, तो सरकार ड्रोन के घरेलू घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने की भी इच्छुक है। तो ये नए ड्रोन नियमों को लेके आया गया। किसी भी तरह का अगर ड्रोन को लेके कोई क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करूंगा कि आप उसको टेक्निकली हैंडल कर पाओगे। ओके, हो सकता है नेक्स्ट ईयर पीटी में, प्रीलिम्स में, यूपीएससी में या किसी स्टेट सर्विसेज में आपसे यही पूछ ले, क्योंकि इन दिनों यूपीएससी पूछ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आप किन किन सेक्टर में कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट ईयर वो हो सकता है भाई ड्रोन का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो ड्रोन का इस्तेमाल एक मोटी मोटी आपको पता चल गया। जैसे अभी निवार आ रहा है भाई, निवार आया ना साइक्लोन, तो नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने प्रोविजन किया था कि आप ड्रोन्स को भी यूज कर सकते हो अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में। तो आपदाओं में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ओके, सर्वेक्षण में इसका इस्तेमाल हो सकता है। ओके, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रीजंस में भाई, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र है, ऐसे स्टीप स्लोप है जहां इंसान नहीं जा सकते, लेकिन वहां ड्रोन तो जा ही सकते हैं ना। तो ड्रोन का काफी यूज है इन दिनों, काफी ज्यादा यूज है। तो इसलिए मैंने इस पूरे ड्रोन को, पूरी जो पॉलिसी आई थी 2018 की नीति, 2020 के जो नए नोटिफिकेशन आए, पूरा मैंने आपको बता दिया।
नोट करके लिख लेना और जीएस पेपर 3rd में इसको नोट करना है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आज के पीआईबी की खबर है कि जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। ओके, कौन से मंत्रालय ने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। देखो, ये जो पेपर जाएगा जनरल स्टडीज पेपर 1 में और जनरल स्टडीज पेपर 2। पेपर 1 सामाजिक मुद्दे और पेपर 2 सामाजिक न्याय। मुद्दा यहाँ ये है ट्रांसजेंडर। पिछले साल सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक एक्ट लेके आई थी। सरकार एक एक्ट लेके आई थी जो जनवरी 2020 से वो लागू हो गया। जनवरी 2020 वो एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो यहाँ मैंने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो पोर्टल की शुरुआत है वो तो सिर्फ मैंने न्यूज ली है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, क्योंकि जैसे ही मैंने आज की एक खबर पढ़ी मुझे सीधा समझ में आ गया कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अभी तो सरकार इसी साल एक एक्ट लेके आई है। तो वो एक्ट क्या है, वो उस एक्ट को समझना जरूरी है। देखते क्या है, क्योंकि जिन बच्चों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, जीएस पेपर 1 सोसाइटी और जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेंडर वाला टॉपिक देखते हैं। ये जो अधिनियम था ये था ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 है। अब इसमें बताया कि ट्रांसजेंडर लोग होते कौन है। अक्सर आपने नाम सुना होगा ट्रांसजेंडर है। तो ट्रांसजेंडर है क्या? ये अधिनियम बताता है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह है जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। मतलब जन्म के समय ये लगा कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन बाद में जब वो डेवलप हुआ या मैच्योर हुआ या बड़ा हुआ तो जन्म के समय का जो लिंग था और जो बाद में बच्चा वो बड़ा हुआ तब उसके लिंग का जन्म के समय वाले लिंग से उसका जो मैच है या जो जो नियत बोलते हैं उसके अनुसार नहीं है वो। इसमें कौन कौन आते हैं? ट्रांसमैन यानी कि परा पुरुष, आधा पुरुष आधा स्त्री। ठीक है। ट्रांस वीमेन, वही वाली बात, आधे पुरुष के लक्षण आधे स्त्रियों के लक्षण। इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले लोग आते हैं और इसके अंदर सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले लोग, जैसे जिनको हम किन्नर बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है ट्रांसजेंडर के अंदर। अब ये इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले कौन है? ये देखो, इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले व्यक्तियों की परिभाषा में ऐसे लोग हैं जो जन्म के समय अपने मुख्य यौन विशेषताओं, बाहरी जननांगों में पुरुष या महिला शरीर के आदर्श मानकों से, मतलब जो हमने क्राइटेरिया बनाया है आज की कौन मेल है कौन फीमेल है, उससे वो मेल नहीं खाते, उस टाइप के उनके कुछ शारीरिक लक्षण हैं, तो उनको बोला गया ट्रांसजेंडर। ये परिभाषा दी गई, एक्ट ने ही डिफाइन किया है कि ट्रांसजेंडर कौन होंगे। ओके, अब इस एक्ट में बोला कि ये ट्रांसजेंडर जो लोग हैं इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें से है कि इस तरह के भेदभाव नहीं किए जाएंगे जिसमें निम्नलिखित के संबंध में सेवा प्रदान करने से इनकार या अनुचित व्यवहार करना शामिल है। मतलब अगर आप अभी जो मैं पढ़ने वाला हूं कि इन सेवाओं को देने से मना करते हो या इनको देने से इनकार कर रहे हो, किनको? ट्रांसजेंडर लोगों को देने से अगर मना करते हो तो उसके लिए आपके ऊपर उसको अनुचित व्यवहार माना जाएगा। जैसे आप इन्हें शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, रोजगार से वंचित नहीं कर सकते, स्वास्थ्य सेवा से वंचित नहीं कर सकते, सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध उत्पादों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच और उसका उपभोग। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, किसी दुकान से अगर ये कुछ खरीद रहे हैं, कोई फैसिलिटी अगर ये ले रहे हैं, बैंकिंग फैसिलिटी हो, किसी भी तरह की फैसिलिटी हो, तो आप उन फैसिलिटी को प्रोवाइड करने से इनको मना नहीं कर सकते। डॉक्टर उनको देख के ये नहीं बोल सकता कि स्वास्थ्य सेवा जो प्रदाता है कि हम आपको सर्विसेज नहीं देंगे। उनको कोई संगठन संस्था रोजगार देने से मना नहीं कर सकती, उनको स्कूल में जाने से, शिक्षा लेने से वंचित नहीं किया जा सकता और कहीं भी आने जाने से उनको रोका नहीं जाएगा। और किसी भी प्रॉपर्टी में निवास करने, उसे किराए पर लेने, उस पे मालिकाना हक रखने और उसे कब्जे में लेने का इनको अधिकार है। जिस तरह से एक आम आदमी जीवन जीता है सेम बोला गया, जिस तरह से एक मेल या फीमेल जीवन जीती है सेम सारे तरह के वही अधिकार इनको भी दिए जाएंगे। सार्वजनिक
या निजी पद को ग्रहण करने का अवसर भी मिलेगा। ये भी आप लोगों की तरह आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान तक पहुंच जिसकी देखभाल या निगरानी किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, तो कहीं तक भी इनकी एक्सेस को रोका नहीं जाएगा। तो ये अगर आप इन पे प्रतिबंध लगाते हो इन लोगों के एक्सेस के, तो वो स्वीकार्य नहीं है। नेक्स्ट, फिर इनको निवास का अधिकार दिया गया। प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने परिवार में रहने, उसमें शामिल होने का अधिकार है। अगर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का निकट परिवार उसकी देखभाल करने में असक्षम है, वैसे तो ये बोला कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो अपनी फैमिली के साथ रह सकता है, लेकिन अगर उसकी फैमिली उसकी देखभाल करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय के आदेश के बाद रिहैबिलिटेट के सेंटर में भेजा जा सकता है। उनके लिए अलग से पुनर्वास केंद्र है, उनमें वो जाके रह सकते हैं। अब बात करें इनकी रोजगार। कोई सरकारी या निजी संस्था रोजगार से जुड़े मामलों जैसे भर्ती के मामलों में, पदोन्नति में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकती। याद रखना, चाहे कोई निजी संस्था हो या कोई सरकारी संस्था हो, आप इन लोगों को रोजगार के संबंध में भेदभाव नहीं कर सकते। और अगर संस्था में 100 से ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं, तो उससे उम्मीद की जाती है कि उस एक्ट के तहत मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी का भी प्रावधान करेगा। देखो, ये कानून है, साफ कानून है। अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी सरकारी ऑफिस में या किसी प्राइवेट ऑफिस में या इंस्टीट्यूशंस में अगर वो रोजगार लेना चाहता है, तो आप उसको रोजगार से वंचित नहीं कर सकते। अगर आपने जो क्राइटेरिया रखे हैं, भाई वो क्राइटेरिया तो पूरे करने ही होंगे। अगर आपने रखा है कि उसको मास्टर्स होनी चाहिए, तो भैया उस ट्रांसजेंडर को भी मास्टर्स होनी चाहिए। अगर आपने ये लिखा है कि मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, तो उसकी भी मिनिमम 21 होनी चाहिए। आपने बोल दिया 40 से ज्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए, तो वो भी 40 से ज्यादा का उम्र का नहीं होना चाहिए। मतलब क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करता है, तो ट्रांसजेंडर को भी आप नौकरी देने से मना नहीं करोगे। और अगर किसी संस्था में और संगठन में 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तब उस संस्था और संगठन में एक शिकायत निवारण अधिकारी का प्रावधान होगा। याद रखना। फिर शिक्षा, ये देखो शिक्षा के लिए क्या बोला गया। सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें भेदभाव किए बिना ट्रांसजेंडर व्यक्ति को इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पोर्ट्स और जो आपकी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज है, मनोरंजन की या एंटरटेनिंग जो फैसिलिटीज है, उसको सुविधाओं को दोगे। हालांकि अभी तक ये रहा है, मेरा भी अनुभव रहा है, आपका भी अनुभव रहा है, हमने किसी स्कूल्स के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पर्सन्स को पढ़ते नहीं देखा, खेलते नहीं देखा, मनोरंजन करते हुए नहीं देखा। लेकिन सरकार चाहती है कि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है और इनको भी मुख्य धारा में लेके हम आए। ओके, फिर स्वास्थ्य के लिए क्या प्रावधान किया गया। तो सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भी कदम उठाएगी। जैसे इनके लिए अलग से HIV सर्विलेंस सेंटर होंगे। अगर ये अपने सेक्स को, उसकी सेक्स सर्जरी कराना चाहते हैं, तो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी इत्यादि शामिल है। इसके लिए सरकार ही स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान करेगी। सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को संबोधित करने के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की भी समीक्षा करेगी। ये देखो, अगर ट्रांसजेंडर लोगों से जुड़ा अगर ऐसा कोई मेडिकल सिलेबस है जो शामिल किया जाना चाहिए, तो सरकार उसको भी रिव्यू करेगी और उन्हें भी समग्र चिकित्सा बीमा योजना, याद रखना, जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स का लाभ इनको भी दिया जाएगा। याद रखना, जो आपकी आयुष्मान भारत योजना हुई जैसे, और किसी भी तरह की अगर स्वास्थ्य सेवा या बीमा योजनाएं होगी, उसका बेनिफिट इनको दिया जाएगा, ये भी बोला गया है। अब कौन व्यक्ति ट्रांसजेंडर है और कौन नहीं, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा। देखो, इस ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, IAS को आवेदन करेगा वो, तो एक IAS ऑफिसर होता है। तो ट्रांसजेंडर के रूप में उसकी पहचान से जुड़ा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
एक बार अगर सर्टिफिकेट जारी कर दिया तो वो वैलिड रहेगा लाइफ टाइम तक, और उसको उस सर्टिफिकेट को तभी अमेंड किया जाएगा अगर उस पुरुष ने या महिला के तौर पे उसने अपना लिंग परिवर्तन करा लिया। समझ गए ना? अगर उसने सेक्स सर्जरी करा के अपने आप को मेल में या फीमेल में अगर उसने अपना लिंग को परिवर्तित करा लिया, केवल तभी ही आपको संशोधित सर्टिफिकेट उन लोगों को दिया जाएगा। ये वाली बात है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई यहाँ पे। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब इस चीज का निर्धारण करेगा कि कौन ट्रांसजेंडर है या नहीं, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ध्यान रखना, एक कमेटी का गठन किया जाएगा, वो कमेटी बताएगी फिर। डन। अब सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपाय क्या क्या है ये देखते हैं। अधिनियम कहता है कि संबंधित सरकार समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पूर्ण समावेश और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, यूटी की जो गवर्नमेंट हो, वो इन लोगों के वेलफेयर के लिए स्टेप उठाएगी और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बचाव के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनको किसी भी तरह का अगर स्किल सिखाना है, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन या ट्रेनिंग देनी है, और उनको अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करना है, उनके लिए कदम उठाएगी। ट्रांसजेंडर संवेदी योजनाओं का संयोजन करेगी। ये देखो, अगर सरकार चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो, इन लोगों के लिए स्पेशल योजनाएं लेके आएगी और इनको कल्चरल एक्टिविटी में इनकी भागीदारी को बढ़ावा देगी। ये ध्यान रखना। ये सारे वो प्रयास है जो ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम जो 2019 का प्रावधान है, उसमें ये सारे प्रोविजन किए गए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है। मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इंटरव्यू में कहीं ये आ जाए, हो सकता है कभी कोई केस स्टडी बन के आपके सामने आ जाए। ये एथिक्स में केस स्टडीज के फॉर्म में भी आ सकती है। तो हर तरीके से तैयार रखना। सरकार काफी संवेदनशील है इनके अधिकारों और मुद्दों को लेके, तो काफी सजगता है। तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का एक ये उसकी दिशा में एक कदम है ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। अब अपराध और दंड का क्या प्रावधान है? किन मामलों में अपराध और दंड का प्रोविजन किया गया है ये देखिए। अधिनियम निम्नलिखित को अपराध के रूप में मानता है। अगर आप कोई व्यक्ति किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति से भीख मंगवाता है, बलपूर्वक या बंधुआ मजदूरी करवाता है, इसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सरकारी सेवाएं शामिल नहीं। मतलब मैं समझाता हूं क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर लोग से जबरदस्ती भीख मंगवा रहा है, उससे बंधुआ मजदूरी करा रहा है, तो वो अपराध है। लेकिन अगर किसी सरकारी कार्य के लिए ऐसा किया जा रहा है, मतलब सरकार ने बोला कि ये मैंडेटरी गवर्नमेंट सर्विस है, इसमें सबको पार्टिसिपेट करना होगा, तब वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। क्योंकि तब तो किसी को भी बोला जा सकता है, आपको भी, मुझे भी, किसी को भी बोल सकते हैं, क्योंकि अनिवार्य सरकारी सेवा लिखा है यहाँ पे। अगर कोई ऐसी बात आती है कि सब लोगों को गवर्नमेंट सर्विस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब इनको भी करना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप उनको किसी पब्लिक प्लेस पे, भाई आप सिनेमा हॉल में, मॉल में, मंदिर में, कहीं भी रेस्टोरेंट पे अगर इनको प्रवेश से रोकते हो, दैट इज ऑल्सो ए क्राइम। उन्हें आप परिवार, गांव इत्यादि में निवास करने से रोकते हो। भाई सपोज करो किसी के घर में ट्रांसजेंडर व्यक्ति पैदा हो गया, अब आसपास के लोग बोले भाई नहीं, यहाँ तो इनके घर में तो ट्रांसजेंडर है, इसको निकालो इसके घर से, इसको भेजो, ये हम आम लोगों के बीच में नहीं रह सकता। एक मूवी आई थी, अगर आप लोग मूवी देखते हो, अगर आप लोग मूवी देखते हो तो एक बहुत ही शानदार मूवी आई थी। मूवी का नाम था बोल। एक ये पाकिस्तानी मूवी थी और वास्तव में बहुत उम्दा मूवी है। मतलब आपको लाइफ में जब भी टाइम लगेगा ना, इस मूवी को जरूर देख लेना एक बार। एक बोल मूवी आई थी, पाकिस्तानी मूवी। ट्रांसजेंडर का इश्यू ही दिखाया गया है इसमें, बहुत ही उम्दा तरीके से दिखाया गया। मतलब हैट्स ऑफ है। उस मूवी को देख के लगा कि वास्तव में कोई मूवी बनाई है। तो आप उस बोल मूवी को देख सकते हैं। तो जो आपका अधिनियम है उसमें ये बताया गया कि जो परिवार में या किसी गांव में रहने से आप उसको नहीं रोक सकते, उसके साथ ना तो उनका शारीरिक, ना उनका यौन, ना मौखिक, ना भावनात्मक, ना ही आर्थिक उत्पीड़न करोगे।
मतलब बात बात पे कमेंट मार के बोले भाई तू तो ट्रांसजेंडर है, तू वो है, तू तो ये है, इस तरह का उत्पीड़न करना भी अपराध और दंड की श्रेणी में है। और इन अपराधों के लिए 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच तक की सजा हो सकती है और साथ के साथ आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये पूरा एक्ट था स्टूडेंट। इस तरह की चीजें क्योंकि आप सभी लोग भावी ब्यूरोक्रेट्स हो, बहुत सारी चीजें का आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए देश दुनिया जहान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये हमारे ऑलरेडी जीएस पेपर में है, जीएस पेपर 1 और 2 में ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब एक और जो इसके बारे में, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, इस एनसीटी में कौन कौन होंगे? केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री होगा, अध्यक्ष होगा, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री इसका को चेयरमैन होगा, सामाजिक न्याय मंत्रालय का सचिव होगा, स्वास्थ्य, गृह, आवास, मानव संसाधन विकास से संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे। इन लोगों के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का भी प्रावधान किया गया। इस परिषद में अन्य मेंबर कौन होंगे? नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे और इसके अतिरिक्त ट्रांसजेंडर लोगों के भी 5 सदस्य होंगे। एनजीओ से भी 5 विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। अब ये नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल, जिसको हम एनसीटी बोल रहे हैं, ये काम क्या करेगी? तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में कौन सी नीतियां बनानी है, किस तरह के विधान करने हैं, कौन सी योजनाएं करनी है, किस तरह से उनका निरीक्षण करना है, इसके लिए केंद्र सरकार को कौन सलाह देगी? ये एनसीटी, ये काम एनसीटी को दिया गया। और अगर ट्रांसजेंडर लोगों को कोई भी किसी भी तरह की शिकायत है तो उस शिकायत का समाधान भी और इसका निवारण भी नेशनल जो काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, ये ही इस काम को करेगी। ये एक महत्वपूर्ण बॉडी है। ओके स्टूडेंट, तो कुल मिला के वो हमारी एक कंप्लीट न्यूज हो गई। एग्जाम में आती है तो मुझे लगता है उससे ज्यादा कुछ नहीं बचा। अब बहुत अच्छे से आपने उसको देख लिया। ये वाली जो न्यूज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जाएगी जनरल स्टडीज पेपर 1 में, जनरल स्टडीज पेपर 2 में और जनरल स्टडीज पेपर 3 में। देखते हैं खबर क्या है। देखो, हर साल 25 नवंबर के दिन इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, मतलब महिलाओं के विरुद्ध जितने भी हिंसा होती है उसका उन्मूलन का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 25 नवंबर, जो कल गया है। और यूएन की जनरल असेंबली ने इसे 2000 से, साल 2000 से यूएन ने मनाना शुरू किया। हालांकि उससे पहले भी मनाया जाता था, लेकिन यूएन ने इसे एक दिवस के रूप में 2000 में अपनाया। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 वहां सोसाइटी में वीमेन है, पेपर 2 में सोशल जस्टिस में है, और आपका जो पेपर 3 में है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं है। सेकंड के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। ओके, यहाँ पेपर 3 हमने गलत लिखा, सेकंड में ही जाएगा, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में जाएगा। ये खबर पेपर फर्स्ट की और सेकंड की है। देखते हैं पूरी खबर क्या है। तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल 25 नवंबर के दिन को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है? देखो, दुनिया भर में घरेलू हिंसा, बलात्कार और हिंसा के अन्य रूपों का शिकार होने वाली जो महिलाएं हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। भाई, दुनिया भर में बहुत सारी महिलाओं के साथ, असंख्य महिलाओं के साथ बहुत सारे उत्पीड़न होते हैं, बहुत सारी हिंसा होती है। हम लोगों को जागरूक करने के लिए, आपको, मुझे, जो पढ़ने वाले हैं, उन लोगों को जागरूक बनाने के लिए घरेलू हिंसा के प्रति, बलात्कार के अपराध के प्रति या किसी भी अन्य हिंसा के प्रति। तो इस साल का जो थीम है इसका वो है फंड, रेस्पोंड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट। ये इसका थीम है। अब ये मनाया कब से जा रहा है? देखो, कहानी है कैरेबियन आइलैंड, आपने देखा होगा कैरेबियन आइलैंड। मैं आपको बता देता हूं, ये दक्षिण अमेरिका है। ओके, ये उत्तर अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। यहाँ पे कैरेबियन द्वीप समूह है, अगर आपको याद हो मैंने मैपिंग कराई थी। यहीं पे एक 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 जो कंट्री है वो डोमिनिकन रिपब्लिक है। तो 25 नवंबर 1960 के दिन
डोमिनिकन का वहां पे एक तानाशाह, एक डिक्टेटर शासक था, राफेल ट्रूजिलो। उसने क्या किया, डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर तीन जो बहनें थे, उन तीन सिस्टर्स थी जिनका नाम था मिराबल सिस्टर्स। मिराबल सिस्टर्स बोला जाता था इनको, या इनको थ्री बटरफ्लाईज भी बोलते थे। थ्री बटरफ्लाईज इस नाम से भी जाना जाता था। दरअसल ये क्या काम करती थी, महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता, महिलाओं के विषय में लोगों को जागरूक करना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, एक तरह से नारीवादी ये आंदोलन को चला रही थी वहां पे। तब वहां के तानाशाह शासक ने इन तीनों बहनों राफेल ट्रूजिलो की हत्या करवा दी थी। ओके, उनकी हत्या करा दी थी। ये बात थी 25 नवंबर 1960 की। तब उसके बाद वहां पे आंदोलन होने लगे। तब 1900 फिर बाद में 1981 में कैरेबियाई, जो कैरेबियन कंट्रीज के बहुत सारे फेमिनिस्ट थे, जिनमें से एक थे एन क्रेंटोस, और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की हिंसा के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए 25 नवंबर को इस दिन के रूप में चुना था। याद रहेगा ना ये। कभी अगर एस्से के अंदर कोट करना पड़ जाए नारीवादी आंदोलन को लेके, महिला अधिकारों को लेके, तो मीरा बेल सिस्टर्स का नाम जरूर कोट कर देना। मीरा बेल सिस्टर्स, ओके, ये नाम कोट कर देना। और ये जो जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तब से 25 नवंबर को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं जब साल, मतलब मैंने बोला यूएन ने तो 2000 में अडॉप्ट किया इसको, लेकिन उससे पहले भी 1981 से 25 नवंबर के दिन ही इस दिवस को मनाया जाता है। तब संयुक्त राष्ट्र इस तरह से डिफाइन करता है महिला हिंसा को। देखो, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लिंग आधारित हिंसा के रूप में परिभाषित किया, जिसमें बोला कि जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक या यौन नुकसान होता हो। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को डिफाइन कर रहा है, नोट कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन आया सीधा इसी से ही शुरुआत करनी है। अगर महिलाओं के खिलाफ हिंसा वाला कोई क्वेश्चन आता है, आप उस क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे ही करना जैसे साफ लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लिंग आधारित हिंसा के रूप में परिभाषित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक और यौन नुकसान होता हो। अगर आप किसी को मेंटल टॉर्चर कर रहे हो ना, तो वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ वायलेंस। और फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, विश्व में प्रत्येक 3 में से 1 महिला शारीरिक हिंसा का सामना कर रही है। दुनिया की लगभग 33% महिलाएं शारीरिक हिंसा का सामना करती है, ये WHO का कहना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज थी पढ़ने लायक थी, आपको काम आएगी ये फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, और जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उनको भी काफी हेल्प करेगी। इवन ऐसे में भी आपको ये मदद कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर से देखो, निवार के ऊपर लगातार 3 दिन से मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। निवार, साइक्लोन निवार। पहले बात करता हूं कौन से पेपर में जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 1, ज्योग्राफी। साफ दिखे, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक साफ लिखे हुए हैं। देखो, यूपीएससी मेंस की एक खास खूबी ये है कि बहुत ज्यादा डिफाइंड सिलेबस है, बहुत ज्यादा डिफाइंड। मतलब जब मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, इवन जब मैं आपको एथिक्स पढ़ा रहा हूं, तो एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। यूपीएससी ने जो पूछा मैंने पढ़ा दिया, जो पूछा मैंने पढ़ा दिया। तो मेंस के साथ खास खूबी ये है कि इसका सिलेबस बहुत डिफाइंड है। बस डिपेंड ये करता है कि बच्चा कितने अच्छे से समझ रहा है उस टॉपिक को, और टीचर कितने अच्छे से समझा पा रहा है, दोनों ही चीजें। तो साइक्लोन जीएस पेपर 1 में है, और जो आपदा प्रबंधन है वो जीएस पेपर 3 में है। ये लो, तो जीएस पेपर 1 एंड 3 दोनों में जाएगा। मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको जीएस पेपर 1 में नोट करके रखना, ओके, क्योंकि हो सकता है जीएस पेपर फर्स्ट में यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ ले। उसके साथ ही जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल जिन बच्चों का है, वो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके लिए ये, ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए। डन। अब देखते हैं क्या पूरा मुद्दा है।
आज के जो इस टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा। देखो, मैंने कल आपको परसों बता दिया था कौन सा चक्रवात आ रहा है। निवार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी को प्रभावित करेगा। कल मैंने आपसे बताया था कि चक्रवात होते क्या है, वो मैंने बताया था। आज क्योंकि चक्रवात आ गया तो अब मैं आपको बताऊंगा चक्रवात को एक आपदा के रूप में इसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए की गाइडलाइन है। जितनी भी आपदाएं हैं भारत के अंदर, हीट वेव हो, चक्रवात हो, लैंडस्लाइड हो, उन सब पे गाइडलाइन है एनडीएमए की। तो आज मैं आपको एनडीएमए की गाइडलाइन बताऊंगा कि जब चक्रवात आता है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन बताई गई है सरकारी पेपर में। देखो, सरकार के डॉक्यूमेंट में तो चक्रवात एक आपदा प्रबंधन के रूप में पहले अभी पहली जो दो स्लाइड है, ये वाली स्लाइड और इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड, इतनी शानदार और इंफॉर्मेटिव स्लाइड है स्टूडेंट। आपको आंसर राइटिंग अगर वास्तव में सीखनी है और करनी है तो कुछ कुछ चीजें की देखने की, समझने की कोशिश करना कि मैं किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखो, सपोज करो यही क्वेश्चन आता कि चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा के रूप में, चक्रवात भारत के जो 13 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कोस्टल एरिया में पड़ते हैं, चक्रवात से प्राय प्रभावित होते रहते हैं। तो चक्रवात को प्रबंधन की हमारी एक उपयुक्त रणनीति क्या हो जिससे कि जान और माल की कम से कम हानि हो। ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, एक बहुत शानदार शुरुआत देखो। भौगोलिक जलवायु दशाओं और उच्च स्तरीय सामाजिक आर्थिक संवेदनशीलता के कारण भारत विश्व के कुछ प्रमुख आपदा प्रवण क्षेत्रों में से है। देखो क्या कह रहा है, यहाँ के भौगोलिक और जलवायु दशाएं। भाई, भारत की जो भौगोलिक दशाएं भी तो क्या है, और उसकी जलवायु, क्योंकि यहाँ मानसून के प्रभाव में रहता है, शीतकाल में पछुआ के प्रभाव में आ जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दोनों के ही प्रभाव क्षेत्र में भारत रहता है। तो एक तो इसकी भौगोलिक दशाएं ऐसी है। ओके, एक जगह उत्तर में हिमालय है। ओके, साउथ में क्या है, बिल्कुल दोनों ओर समुद्र है। तो ये तो उसकी भौगोलिक दशा होगी। समझने की कोशिश करो। देखो स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं, ये इंडिया है हमारा। जब इस तरह के मैप आए ना, आपदा वगैरह के क्वेश्चन आए, तो इस तरह के मैप बनाने हैं आपको। तो ये देखो, इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या, हिमालयास है। आपके ये हिमालयास है। और शिवालिक तो बहुत ज्यादा क्या है, टर्बुलेंस है, लैंडस्लाइड्स होते रहे रहते हैं। और ये क्योंकि समुद्र में है तो समुद्र की ओर से चक्रवात आने की संभावनाएं पूरी रहती है। उसके बाद आपके दक्षिण पश्चिम मानसून और इधर से उत्तर पूर्वी मानसून, इनके प्रभाव में रहता है। तो एक तो भारत की भौगोलिक दशाएं ऐसी है। देखा ना, भौगोलिक दशा, उत्तर में क्या है, हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में क्या है, एक साइड अरब सागर, दूसरी साइड बंगाल की खाड़ी। तो ये तो हो गई भौगोलिक दशाएं। जलवायु दशाएं आप जान ही रहे, मैंने बता दिया, मॉनसून। उसके साथ ही सामाजिक आर्थिक संवेदनशीलता। सामाजिक संवेदनशीलता क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोगों के बीच में अंतर बहुत ज्यादा है, कुछ गरीब है कुछ अमीर है, जो गरीब है वो ज्यादा प्रभावित होता है। आर्थिक दशाओं में फिर वही है, सरकार के पास, लोगों के पास रिसोर्सेज कम है, तो जिसके चलते वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो भौगोलिक जलवायु दशाओं और उच्च स्तरीय सामाजिक आर्थिक संवेदनशीलता के कारण भारत विश्व के कुछ प्रमुख आपदा प्रवण क्षेत्रों में से है, डिजास्टर प्रोन क्षेत्रों में से है, जहां आपदाएं ज्यादा आ सकती है। साल 2019 का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आया था। उसने बताया था कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा संवेदनशील देश है अगर आपदाएं आती है। दुनिया भर में जितनी भी आपदाएं आती है उसमें 5वें नंबर का सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्री इंडिया ही है। ओके, देखो आगे मैं या तो संवेदनशील लिखूं या मैं लिखूं सुभेद्य, या इंग्लिश का वल्नरेबल, एक ही बात है, ये ध्यान रखना। सुभेद्य, संवेदनशील, वल्नरेबल, एक ही बात है। तो फिर देखो, भारत के 7,500 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र है, ये गुजरात से लेके इधर बंगाल तक।
इस तटीय क्षेत्र का लगभग 75% हिस्सा चक्रवातों और सुनामी के प्रति बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। एक लंबी तटरेखा है हमारे पास और उस तटरेखा का 75% जो हिस्सा है, क्षेत्र है, वो सुनामी के प्रति या चक्रवातों के प्रति वल्नरेबल है। दूसरी बात, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के लगभग जितने भी 10% ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा विनाशकारी होते हैं, उनके प्रति भारत वल्नरेबल है। कभी फेनी आ रहा है, कभी आपने देखे हो ना, अलग अलग आते हैं, फेनी, निवार, बहुत सारे तरह के, कभी नरगिस, बहुत सारे आते हैं। और भारत का लगभग 10% क्षेत्र और 1/3 जनसंख्या चक्रवात से संबंधित आपदा के प्रति वल्नरेबल है। ये काफी ऑथेंटिक सरकारी या तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के आधार पे ये मैंने पॉइंट्स निकाले हैं या आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, वहां से सारी इंफॉर्मेशन है, ताकि अगर कभी कोई साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो होना मटेरियल अच्छे वाला। तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पुदुचेरी सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से है, याद रखना। मतलब अगर आपको मैप ड्रॉ करना भी पड़ जाए, यहां पे देखो, अगर आपको मैप भी ड्रॉ करना पड़ जाए तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप मैप बनाना। ये इस तरह से बना देना, इसमें दिखा देना यहां पे गुजरात, उसके बाद पश्चिमी बंगाल, इसको ऐसे हाईलाइट कर देना, ओडिशा हो गया आपका, उसके बाद आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, ये दिखा देना, और यहाँ पे पुदुचेरी भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको हाईलाइट करके दिखा देना कि जो ये है चक्रवात के प्रति ज्यादा सुभेद्य क्षेत्र है, यहां लिख देना, डब्बा लगा के बंद कर देना, चाहे बीच में ही लिख देना, यहाँ पे चक्रवात प्रभावित क्षेत्र। इस तरह के मैप आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करनी होगी, ध्यान रखना। तो इस तरह से आपने दिखा दिया, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब देखते हैं चक्रवात को प्रबंधन को लेके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के क्या दिशा निर्देश है। देखो क्या गाइडलाइन निकाली है, मैंने कल बताया था ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये सारे जिक्र किए थे ना। और इन सब का प्रावधान कहाँ है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है 2005, उसके तहत इन सब का प्रावधान किया गया। तो देखो क्या है, ये 5 ही है ना, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, जहां तक मुझे लग रहा है 2005 का ही है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है मोस्ट प्रोबेबली 2005 का ही है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो चक्रवात के प्रबंधन के लिए क्या गाइडलाइन है कि जब भी चक्रवात आएगा या अभी जैसे निवार आया तो हमारी गाइडलाइन क्या है, सरकार किस तरह की गाइडलाइन थी कि चक्रवातों के प्रति आप कैसे तैयार रहो। तो एक बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसमें चक्रवात के आने से पहले ही आप लोगों को जानकारी दे दे। जैसे निवार कल आया लेकिन 3 दिन पहले से ही लोगों को जानकारियां दी जाने लगी। तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना की जाए जिसमें आप मॉनिटरिंग, प्रिडिक्शन, चेतावनी और यूजर फ्रेंडली सलाह को जारी करते हो। ठीक है, पहला स्टेप तो ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए अच्छे वाला। दूसरा, नेशनल डिजास्टर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा के समय लोगों के बीच में संदेशों की, सूचनाओं के, मैसेज की आदान प्रदान करने वाला एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पता चले आपदा आई और आपस में कम्युनिकेशन ही बंद हो गया तो कौन कहाँ फंसा है, कैसे निकालना है, सरकार के पास भी सूचनाएं पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी। तो दूसरा ये बोला गया कि नेशनल डिजास्टर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जो कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला आपदा प्रबंध अथॉरिटी को डेडिकेटेड और त्रुटिहीन जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे कि आंधी आए, तूफान आए, चक्रवात आए, उस पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, जिला जो अथॉरिटी है उसके पास।
तीसरा इसने क्या बोला चक्रवात के बारे में कि जितने 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण जो परियोजना है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। ये राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना क्या है लास्ट में मैं बताऊंगा, इस पूरी परियोजना को भी मैंने लिखा हुआ है। उसके साथ जीवन रक्षी अवसंरचनाओं का निर्माण करना। भाई चक्रवात तो आ गया, उस पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन चक्रवात के दौरान आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें आप लोगों की जान बचा सको। तो जैसे बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण, तो आपको ऐसे शेल्टर्स बनाने हैं अगर चक्रवात आ भी जाता है तो उन शेल्टर्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े। चक्रवात रोधी ग्रामीण और शहरी आवासों का निर्माण। भाई हमें पता है इन 13 राज्यों और यूटी में और उनमें से भी गुजरात में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और बंगाल, ये राज्य ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इन राज्यों में तटीय क्षेत्रों में ऐसे आवासों को बनाया जाए, ऐसे घरों का निर्माण करा जाए जो चक्रवात आए तो उन पे कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसी सड़कें बनाओ कि 12 मासी सड़कें हो, ऐसे पुलों का निर्माण कराओ कि आपकी किसी भी तरह का अगर चक्रवात आता है तो उससे उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी के संदर्भ में मैं आपको बता देता हूं, CDRI पिछले साल सितंबर महीने में ही इसकी बैठक हुई थी। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके रखना है होमवर्क। ये है कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर और इनिशिएटिव्स के लिए है CDRI। इस CDRI से 2-4 पॉइंट निकाल के आपको इसी न्यूज में डालने हैं। CDRI से पहले मतलब पढ़ना, नेट गूगल करना, सीधा डालना CDRI। जैसे ही आप CDRI डालोगे, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमें दुनिया भर में ऐसी अवसंरचनाएं बनानी है अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसको सहन करने में ऐसी संरचनाएं मतलब सक्षम हो। मतलब आपने पुल तो बना दिया, सपोज करो आपने कोई पुल बना दिया, तो इस तरह का पुल बनाओ, उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाओ कि कैसी आए, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, वो पुल ना बिगड़े। समझ गए? तो उस तरह से वैश्विक स्तर पे देशों के बीच में आपसी सहयोग के लिए CDRI है। भारत ने लास्ट ईयर इसकी शायद इंडिया में ही जो मीटिंग हुई थी, तो इसको आप जरूर पढ़ लेना एक बार। ओके, होमवर्क है, काफी अच्छे पॉइंट निकल के आएंगे। उसके बाद बोला जो कोस्टल एरिया है उनका एक बेहतर प्रबंधन करना है। जलवायु परिवर्तन प्रभाव के अध्ययन के लिए, भाई चलो ये तो आपने आपदाएं आएगी, आती रहेगी, फिर ये आपदाएं क्यों आ रही है, जलवायु परिवर्तन का क्या इन आपदाओं के साथ कोई संबंध है, तो उसके लिए बोला नेशनल जो हमारी गाइडलाइन है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अध्ययन के लिए एक विशेष इकोसिस्टम मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना। हम अलग से एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो क्या क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, किस तरह से चीजों को प्रभावित कर सकती है, उसके ऊपर भी हमें एक इकोसिस्टम मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाना है। ये प्रावधान है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? फिर देखो, फिर क्या बोला, आपदा प्रबंधन के जितने भी चरण हैं, आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद, 3 ही चरण है। देखो प्रबंधन के चरण क्या होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के 3 चरण हैं मोटे मोटे। आपदा पूर्व, भाई आपदा आने से पहले आप क्या कर सकते हो, जब आपदा आ गई आपदा दौरान, और उसके बाद आपदा के पश्चात। ये लो, तो आपदा पूर्व, आपदा दौरान, आपदा पश्चात, ये है। तो इसने बोला आपदा प्रबंधन के सभी चरण को कवर करते हुए चक्रवात आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसको हम बोलेंगे साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसकी स्थापना करना। न्यू ईयर के टाइम पे हम वो सारी चीजें कर ही रहे हैं। उसके बाद क्या बोला गया, नेशनल साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाओ। एक ऐसा संस्थान बनाओ जो आपदा से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं देश दुनिया जहान के, उनको वहां पे डील किया जाएगा। किसमें? नेशनल साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इससे डील किया जाएगा उसको।
स्टूडेंट्स आपको ये लग रहा होगा ये इतनी यूनिक और अल्टीमेट इंफॉर्मेशन है, आप ना 5-5 6-6 घंटे लगा दोगे इस तरह की इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। पहले तो आपको इस तरह के सोर्स तक आपकी एक्सेस ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा मटेरियल कहाँ मिलेगा। आप नेट पे डालोगे ना तो आपको नेट पे भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये सब ओरिजिनल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पढ़ के आपके लिए चीजें तैयार की जा रही है, इसलिए इनको नोट जरूर करना और बार बार दिमाग में जो ये नाम लिखे जा रहे हैं ना, राष्ट्रीय चक्रवात आपदा प्रबंधन संस्थान, चक्रवात आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली, ये दिमाग में रटे हुए होने चाहिए, यूज करने हैं ये हमें। सिर्फ अच्छे शब्द है देखना और कॉपी के अंदर नहीं लिखना, इनको इस्तेमाल भी करना है हमें। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर मैंने बताया था पहले उस पे पहली स्लाइड थी जब आपदा प्रबंधन की, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट था। ये साइक्लोन के दौरान जो जोखिम है उसको कम करने की एक परियोजना है। चला कौन रहा है? भारत की परियोजना है ये, और विश्व बैंक इसमें आपको आर्थिक मदद दे रहा है। ओके, अब भारत के इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया ये प्रोजेक्ट? तो भारत के जितने भी तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों को क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं जिससे कि चक्रवात का प्रभाव न्यूनतम हो। तो विश्व बैंक की सहायता से हमने नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रीलिम्स में आ सकता है ये फैक्ट आप, कि प्राय समाचारों में चर्चा में रहने वाले राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, जो इसका स्थापना का इस परियोजना का उद्देश्य चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों को अपनाना है। दूसरा, यह विश्व बैंक की मदद से चलाई जा रही है, या कुछ और नाम दे देंगे, जापानी या एशियाई डेवलपमेंट बैंक की मदद से चलाई जा रही है, या कुछ और नाम होगा, तो आपको याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये पूरा का पूरा ये आपदा को लेके जो पूरी परियोजना है इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकारें भी सहयोग करेगी, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, उम्मीद कर रहा हूं ये पूरा टॉपिक आपको, निवार देखो, निवार जब आया, निवार का पीटी का हमने क्वेश्चन बना लिया। निवार जब आया तो हमने ये देख लिया एक चक्रवात होता है, तो एक चक्रवात होता क्या है कल मैंने वो बताया। आज क्योंकि निवार आ गया तो निवार के दौरान हमें क्या करना है, हमारे पास क्या गाइडलाइन है और क्या क्या बताया गया वो मैंने आपको पूरा बता दिया। ओके, फिर नोट में आपको बता देता हूं, भारत के प्रथम स्वचालित, पहली बात बता देता हूं, भारत, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत के फर्स्ट ऑटोमेटिक अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम की स्थापना उड़ीसा में की गई। मतलब पूर्णतः ऑटोमेटिक सिस्टम है ये, जैसे ही कोई चक्रवात आएगा ऑटोमेटिकली सारी चीजों को ये सेंस करेगा, मेजर करेगा, पूरे डेटा को रीड करेगा और फिर ये अपने आप ही इंफॉर्मेशन दे देगा सरकारी एजेंसीज को, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, कि भैया ये प्राकृतिक आपदा आ सकती है। तो इसको कहां पे एस्टेब्लिश किया गया? उड़ीसा में, याद रखना। तो भारत का प्रथम ऑटोमेटिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम है ये, जो चक्रवात और सुनामी की संभावना को देखते हुए लोगों को सचेत बनाता है। तो ये नोट में डाल दिया था मैंने, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ओके स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूं, देखो थोड़े से टफ टॉपिक हो जाते हैं ये, लेकिन आप जैसे जानते हो मेरा पूरा फोकस ही मेरा प्रीलिम्स और मेंस, और इवन मेरे हर टॉपिक को जब मैं डिटेल में बताता हूं ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू की इंसाइट भी मिलेगी। इंटरव्यू में आपका क्या एक एटीट्यूड होगा, क्या अप्रोच होगी, वो सब मेरे लेक्चर में आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। वैसे आज का न्यूज़पेपर, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट, न्यूज़पेपर के अंदर बहुत अच्छी खबरें नहीं होती, लेकिन उस दिन हमारे लिए ज्यादा चैलेंज हो जाता है। जैसे आज के न्यूज़पेपर में भाई एडिटोरियल को अगर मैं निकाल दूं तो अगर न्यूज वाइज देखूं तो इतना ज्यादा अच्छा कुछ नहीं था, तो फिर भी एफर्ट किया जाता है कि आपको हर दिन कुछ नया देने को, सिखाने को मौका मिले, मुझे खुद भी सीखने को मौका मिले। तो आप रेगुलर ही देखते रहना।
अभी मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ दिन हमारी प्रीमियर क्लासेस रहेगी, लाइव नहीं आ पाएंगे, कुछ यूट्यूब की कम्युनिटी स्ट्राइक चल रही है। आप सभी लोग पेशेंस रखना, डेली बेसिस की सारी खबरें आपके पास आ ही रही है। ओके, तो कोई टेंशन मत लेना। ओके, फिर देखो ये स्पेशल क्लासेस मैं फिर से बता देता हूं, जिन बच्चों को जीएस पेपर 4 एथिक्स की तैयारी करनी है और विशेषकर केस स्टडीज की तैयारी करनी है, तो ये 6 क्लासेस अवेलेबल है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कुछ नहीं करना, बस अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद नवीन तंवर सर को सर्च करना है। उसके बाद आपको केस स्टडीज की क्लासेस मिल जाएगी। बहुत उम्दा क्लासेस है, इनको जरूर देखना, क्योंकि केवल 6 क्लासेस के अंदर आपके 120 नंबर की तैयारी हो रही है। करना क्या है, सिर्फ अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, नवीन तंवर सर को आपको फॉलो करना है। ओके, उसके साथ ही आप वर्ल्ड और इंडिया मैपिंग के ऊपर कंप्लीट कोर्स है अन अकेडमी पे, मेरा फ्री में अवेलेबल है। सिर्फ डाउनलोड करें अन अकेडमी ऐप को और नवीन तंवर सर को सर्च करें, फिर आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। मेरे आने वाले जो कोर्सेज है मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन, कृषि, लोक नीति और संरचना, सुशासन, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी भारतीय समाज और संबंधित मुद्दे, ज्योग्राफी भी कराऊंगा मैं। ओके, ऑलरेडी एथिक्स चल ही रहा है, आप जिन बच्चों को कंप्लीट देखना है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्दी जो आपके एसए के ऊपर एक सेशन लेके आऊंगा, कोशिश कर रहा था कि इसी महीने लेके आऊं, क्योंकि फेसबुक की यूट्यूब की स्ट्राइक चल रही है। स्ट्राइक के चलते मैं लाइव सेशन नहीं ले पाऊंगा, और अगर स्ट्रेटेजी सेशन कोई भी होगा आंसर राइटिंग का एसए के ऊपर, अगर उसमें मैंने आपके लाइव कमेंट्स नहीं लिए, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सब बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, हजारों सवाल होंगे निबंध को लेके, आंसर राइटिंग को लेके। तो वो जब भी लाइव वो स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, इन सेशंस को मैं लाइव लेके आऊंगा। इसी महीने स्ट्राइक खत्म हो गई तो कोशिश करूंगा इसी महीने, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मैं आपके सामने इनके सेशन लेके आने वाला हूं। अब शुरू करते हैं हमारा डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरी सारी क्लासेस के पीडीएफ आपको unacademy_, नवीन तंवर ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पे मिलेगी। ये देखिए पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट नोट कर लेना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, ब्लू टाइड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जो ब्लू टाइड की घटना फाइटोप्लांक्टन के द्वारा प्रोटीन में रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। दूसरा, उच्च तापमान और अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर या मटेरियल इसके संभावित कारण हो सकते हैं। अब आप बताइए ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या है? ब्लू टाइड के बारे में ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या है? सोच समझ के जवाब देना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ब्लू टाइड का मतलब समुद्र का जल का रंग नीला हो जाना। और ऐसा क्यों होता है? समुद्र के अंदर एक फाइटोप्लांक्टन होता है, और उसका जो उसके द्वारा जो प्रोटीन रिलीज किया जाता है, उसमें जब केमिकल रिएक्शन होती है तब वो ब्लू कलर का उसका रंग हो जाता है। इसके कारण के रूप में बताया जा रहा है कि हाई टेम्परेचर होना, समुद्री जल का तापमान उच्च होना, या ज्यादा मात्रा में अगर कार्बनिक पदार्थ रिलीज किए जाते हैं समुद्र के अंदर, तब ये घटना हो जाती है। तब ये ब्लू टाइड के ऊपर हमने क्वेश्चन क्यों बनाया, ये देखिए। ब्लू टाइड की घटना देखी गई महाराष्ट्र के तट पर। ये देखो महाराष्ट्र तट पर ब्लू टाइड देखने को मिला। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखो मैं पढ़ के बता देता हूं, आप सुनना। द स्पेक्टिकल ऑकर्स, ये घटना होती है जब फाइटोप्लांक्टन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे समुद्री पौधे या प्लांट, पादप, कॉमनली नॉन एज डिनोफ्लैगेलेट्स, ये नाम है उनका। तो फाइटोप्लांक्टन समुद्री छोटे छोटे प्लांट्स है, उनके द्वारा ये घटना होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस लाइट्स थ्रू केमिकल रिएक्शन इन प्रोटीन। तो प्रोटीन में केमिकल रिएक्शन के चलते वो लाइट को, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ओके,
इसी वजह से महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में हमें देखने को मिला ब्लू टाइड। पीटी में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखना। या तो सीधा आ जाएगा, हाल ही में भारत के किस राज्य में ब्लू टाइड की घटना देखने को मिली, बता देना महाराष्ट्र में। ब्लू टाइड होता क्या है वो भी हमने बता दिया। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, समुद्री पौधे जो जिनके प्रोटीन में केमिकल रिएक्शन होने की वजह से ये होता है। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे प्रसिद्ध खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का संबंध किस क्षेत्र से है? टेनिस, फुटबॉल, बेसबॉल और शतरंज, बताइए। डिएगो मैराडोना का संबंध किस क्षेत्र से है? और इनका संबंध है ऑप्शन बी, ये देखिए फुटबॉल से। ये देखते हैं क्यों बनाया गया। आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही है कि फुटबॉल जीनियस डिएगो मैराडोना, ये हार्ट अटैक आया है इनको, जिसके चलते इनकी डेथ हो गई। अर्जेंटीना के थे ये, ओके। और कई बार इनको गॉड ऑफ फुटबॉल भी बोला जाता है। जैसे सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, उसी तरह से इनको गॉड ऑफ फुटबॉल भी बोला जाता था। एक टाइम पे इनको खिताब दिया था। 60 साल की उम्र थी। कई बार आ जाता है कि ये डिएगो मैराडोना, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 93rd एकेडमिक अवार्ड, जिनको ऑस्कर भी बोलते हैं, उसमें एंट्री मिली है? ऑफिशियल एंट्री किस फिल्म को मिली है भारतीय फिल्म को? जल्लीकट्टू, छलांग, लूडो और बुलबुल, बताइए। कौन सी मूवी को ऑस्कर में एंट्री मिली है? ए, बी, सी या डी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जल्लीकट्टू। देखते क्यों बनाया इस प्रश्न को। ये देखिए आज के द हिंदू की खबर है, जल्लीकट्टू इज इंडियाज एंट्री फॉर ऑस्कर अवार्ड। मतलब 93rd जो अकेडमिक अवार्ड है, जिनको ऑस्कर भी बोला जाता है, उनको एंट्री मिली है। तो यहां पे देखिए ये लिखा है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं। मलयालम मूवी है ये, पहली बात। जल्लीकट्टू हैज बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की कैटेगरी में इसको एंट्री मिली है 93rd अकेडमिक अवार्ड में। जो थर्ड मलयालम मूवी है ये, जल्लीकट्टू इज थर्ड मलयालम फिल्म आफ्टर गुरु। 1997 की एक मूवी आई थी गुरु, उसको एंट्री मिली थी। और एडामिंटे माकन आबू 2011 की एक और मूवी थी मलयालम, उसको भी एंट्री मिली थी। तो ये इंडिया के लिए काफी बड़ा ऑनर बताया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पे देखो और क्या लिखा हुआ है, Jallikattu will certainly face stiff competition at the Oscar, but do not be surprised if becomes the first Indian film to get that honor after Lagan in 2001। तो ये कह रहे इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में अगर इसको अवार्ड मिल जाता है तो कोई बहुत बड़े सरप्राइज की बात नहीं है। मूवी बहुत उम्दा है। ओके, तो 2001 में लगान को भी इस तरह का खिताब मिला। ये देखो, बिफोर दैट मदर इंडिया एंड सलाम बॉम्बे हैड मेड दैट ग्रेड। इससे पहले ये सारी मूवीज थी जिनको इस तरह का ग्रेड मिला था। तो ये जल्लीकट्टू, इतना मैंने डिस्कस किया तो आपको याद रहेगा जल्लीकट्टू। अब बस आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं जल्लीकट्टू अक्सर हर साल समाचारों में चर्चा में रहता है, तो जल्लीकट्टू वो है क्या? क्या है जल्लीकट्टू, ये आप बताओगे मुझे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था इसको लेके, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो जल्लीकट्टू होमवर्क है, करके रखना है आपको। ये आपका होमवर्क है जल्लीकट्टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने लक्ष्मी विलास बैंक के निम्नलिखित किस बैंक में विलय का निर्णय लिया है? लक्ष्मी विलास बैंक को किस बैंक में मर्ज करने का डिसीजन लिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। ए, बी, सी या डी? क्या है सही उत्तर?
और इस प्रश्न का सही उत्तर है, जल्दी बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, डीबीआईएल। क्यों बनाया प्रश्न, ये देखिए। कैबिनेट ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा है कि लक्ष्मी विलास बैंक का इसमें मर्ज कर दिया जाए, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में इसको मर्ज कर दिया जाए। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तिथि पर भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी। मेरे हिसाब से सबसे आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब कोई भी बच्चा गलत नहीं देगा। किस तिथि पे मनाया जाता है संविधान दिवस? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, बताइए, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन सी, 26 नवंबर। ओके, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया है, व्हाट इज द संविधान दिवस एंड व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। क्यों मनाया जाता है ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, आपने पॉलिटी पढ़ी है, सब पढ़ा है आपने। क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस को? ओके, तो आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपको बता रहा हूं, इन क्लासेस की जो पीडीएफ मिलेगी नीचे टेलीग्राम चैनल का ये एड्रेस है, यहाँ पे unacademy_नवीन तंवर, हर क्लासेस की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि आपके पास अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के दो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, प्लस और आइकॉनिक। प्लस 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक है, साल भर की फीस 49,500 है, 2 साल की है 72,000 और 3 साल की है 90,000। मेरा रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा और नवीन सर की मेंटरशिप मिलेगी। सेकंड है आपको आइकॉनिक 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर ऑप्शन है। 1 ईयर की फीस 69,500, 2 ईयर की 1,07,000 और 3 ईयर की 1,41,000। अगेन मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। और जब भी अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें, नवीन1 रेफरल कोड को यूज करें, 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसको पढ़ लूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी आपका किसी भी तरह का डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स। ओके, डन, मिलते हैं फिर कल।